बड़ी खबर आपको बता रहे, थोड़ी देर में नोएडा पुलिस को सौंपा जाएगा आरोपी कादिर। आरोपी कादिर को रिमांड पर नोएडा लाएगी पुलिस। गाजियाबाद में पुलिस टीम पर दबिश के दौरान हमला किया था, एक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। कादिर से पूछताछ में अन्य आरोपियों की पहचान होगी। पुलिस पर पथराव और फायरिंग करने वालों की भी तलाश तेज। अपराधी कादिर के साथियों ने पथराव और फायरिंग की थी। कादिर पर गैंगस्टर और चोरी के 16 मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद के नाहलगांव में हुई घटना, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें हैं जब इलाके में पुलिस पहुंची थी और उसके बाद यहां पर गांव वासियों की ओर से पथराव कर दिया जाता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फायरिंग भी की गई जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई। और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ी देर में नोएडा पुलिस को सौंपा जाएगा आरोपी कादिर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में नोएडा पुलिस को सौंप दिया जाएगा। कई मामलों में संलिप्त है, आपराधिक मामलों में संलिप्त है कादिर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कादिर को पकड़ने के लिए नोएडा पुलिस गई थी उसके घर और इस दौरान वहां के जो गांव वाले थे उनकी ओर से पुलिस पर पथराव कर दिया जाता है, फायरिंग तक कर दी जाती है, जिस फायरिंग में एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और थोड़ी देर में नोएडा पुलिस को आरोपी कादिर सौंप दिया जाएगा। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ वो सिपाही है जो कि कादिर को लेने के लिए गए थे और इस दौरान जो फायरिंग होती है उसमें उनकी मौत हो जाती है, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। और थोड़ी देर में नोएडा पुलिस को आरोपी कादिर को सौंप दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस पर फायरिंग की गई और सिपाही की मौत हो गई है। यूपी पुलिस की ओर से, यूपी सरकार की ओर से जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा किया जाता है, वादा किया जाता है। और ऐसे में देखने वाली बात यह रहती है कि आरोपी कादिर को तो देखिए पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया है, लेकिन जिसने आरोपी कादिर को संरक्षण देने की कोशिश की और साथ ही साथ पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पर फायरिंग की, एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। क्या कार्रवाई की जाती है? खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अमित, सबसे पहले मौजूदा तस्वीर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मौजूदा तस्वीर के बारे में अगर जानकारी दें तो कादिर को फिलहाल मेडिकल के लिए ले जाया गया और मेडिकल के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के दौरान नोएडा पुलिस उसकी रिमांड मांगेगी और रिमांड पर कादिर को नोएडा लेकर आया जाएगा और उससे गहन पूछताछ होगी, क्योंकि जिस वक्त फायरिंग की गई थी, पथराव किया गया था, उस वक्त कादिर पुलिस की कस्टडी में था। पुलिसकर्मियों द्वारा उसको एक गाड़ी में बैठाया गया था और फायरिंग करने वाले और पथराव करने वाले जो भी लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन कर दिया गया। कादिर से भी पूछताछ की रही है कि आखिर कौन कौन लोग थे, किसी को फोन करके उसने बुलाया था या पहले से उनको जानकारी थी कि नोएडा पुलिस वहां पहुंचने वाली है और पूरी प्लानिंग पहले से करके रखी हुई थी। तो तमाम ऐसे राज हैं जिस घटना के पीछे के हैं वो कादिर से पुलिस उगलवाएगी और जितने भी लोगों द्वारा फायरिंग की गई या पथराव किया गया उनकी गिरफ्तारी भी आने वाले समय में सुनिश्चित होगी। हो सकता है आज शाम तक भी कुछ लोग गिरफ्तार हो जाएं। कई अहम सवाल हैं नोएडा पुलिस के जो कादिर से पूछे जाने। फिलहाल इंतजार कोर्ट की सुनवाई का है। कोर्ट में जैसे ही उसको पेश किया जाएगा उसके बाद रिमांड के दौरान यहाँ नोएडा में उसको लाया जाएगा। कादिर को पकड़ने के लिए जिस मामले में पुलिस गई थी वो सोरखा गांव में एक गाड़ी से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चोरी की गई थी और उसी मामले में, क्योंकि पहले भी इसी तरीके की चोरी के मामले में यह लगातार गिरफ्तार होता रहा है। पुलिस मुठभेड़ में इसके पैर में गोली भी एक बार लग चुकी है, बावजूद उसके दोबारा से उसी तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। तो उस चोरी के मामले में इसकी गिरफ्तारी के लिए नोएडा की पुलिस टीम गई थी फेज 3 थाने की, और जब इसको उठाकर गाड़ी में डालने की कोशिश की जा रही थी उसी वक्त इसके लोग या इसके जानने वाले गाँव के जो भी लोग थे उन लोगों के द्वारा काफी देर तक फायरिंग की गई और पथराव वहां पर किया गया। मसूरी थाने की पुलिस को भी वहां पर पहुंच जाना चाहिए था, उस पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और कोई गाड़ी या एम्बुलेंस वहां पर डायल 112 तक नहीं पहुंची। ऑटो में डालकर जो घायल कांस्टेबल हैं उनको अस्पताल तक ले जाया गया। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है और तमाम तरीके के लोग अपने तर्क उस वीडियो को देख कर दे रहे हैं कि मुस्तैदी और ज्यादा पुलिस को दिखानी चाहिए थी। फिलहाल कादिर को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब तलाश उन लोगों की भी है जिन लोगों के द्वारा फायरिंग की गई, जिस गोली लगने से सौरव की मौत हुई है। वो आरोपी कौन है उसकी भी तलाश तेज कर दी गई है और फिलहाल इसको नोएडा लाने की जो तैयारी है वो काफी तेज है। और जितने मामलों में अभी तक ये जेल गया, 16 आपराधिक केसेस के ऊपर दर्ज हैं,
23 साल के आसपास इसकी उम्र है। जिन जिन थानों में आपराधिक केस दर्ज हैं वहां पर किन किन अन्य साथियों के साथ में ये जेल गया, उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी, तो उनको भी गिरफ्तारी में या हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस तरीके से पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं और इस घटना करने से पहले किस तरीके की रणनीति कादिर के द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी, और जो भी लोग हमलावर थे, जिन लोगों द्वारा फायरिंग की गई, पथराव किया गया, वो कौन कौन लोग हैं, उससे पर्दा उठना बेहद जरूरी है। क्योंकि बेहद बड़ी घटना है। पुलिस का एक सिपाही की मौत हो गई, उसकी जान चली गई, और जो अपराधी हैं, गोली चलाने वाले या फायरिंग या पथराव करने वाले, वो अपराधी अभी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। तो कादिर से ही पूछताछ में ये बात साफ हो पाएगी कि किन किन लोगों द्वारा फायरिंग की गई, किन किन लोगों द्वारा वहां पर पथराव किया गया है। जी बिल्कुल, अब इसकी तफ्तीश में पुलिस यहाँ पर जुटी हुई है। देखिए अमित, पुलिसिया कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसूरी पुलिस वहां पर क्यों नहीं पहुंची? जिस तरीके से आपने बताया कि एम्बुलेंस को सूचना नहीं दी गई, इसे किस तरीके से देखा जाए यहाँ पर? और साथ ही साथ जो ग्रामीण थे वो भी कैमरे पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, देखिए, इस गांव की बात की जाए या इस मसूरी थाना इलाके की बात की जाए तो बेहद संवेदनशील इलाका है और कई बार इस तरीके की घटनाएं यहां पर हो चुकी हैं। लिहाजा पुलिस भी यहां अगर रेड करने के लिए जाती है, किसी की गिरफ्तारी के लिए जाती है, तो तमाम तरीके के एहतियात बरतती है। जो आधुनिक हथियार हैं, उन हथियारों से लैस होकर पुलिस जाती है और पुलिस बैकअप में भी एक टीम को रखती है। तो बैकअप वाली टीम कहाँ गई थी? डायल 112 को लेकर आपने देखा होगा कि नोएडा या गाजियाबाद कई बार नंबर 1 आता है रिस्पॉन्स टाइम में, 5 से 7 मिनट में या 3.5 मिनट तक में डायल 112 की गाड़ी पहुंच जाती है। ऐसे में अगर डायल 112 को फोन किया जाता तो डायल 112 से जल्द ही घायल कांस्टेबल को अस्पताल में पहुंचाया जा सकता था, बैकअप लिया जा सकता था। अब उसमें दलील ये भी है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी इकट्ठा और लोगों द्वारा पथराव करना शुरू कर दिया गया था। ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना भी पुलिस टीम के सामने जो चैलेंज था उसको वो भी था। तो तमाम जो एहतियात हैं वो बरतने का दावा तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन इस पूरी घटना में जिस तरीके से कांस्टेबल की जान गई है, 2016 बैच का शामली जिले का रहने वाला कांस्टेबल है, कुछ ही दिन पहले उसकी शादी हुई है, एक बच्चा भी है, तो पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। हालांकि नोएडा पुलिस कमिश्नर ने एक बड़ी पहल करते हुए अपनी सैलरी में से 1 लाख रुपए उसकी आर्थिक मदद के लिए दिए, और जितने भी नोएडा में पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, उन सबकी 1-1 दिन की सैलरी का पैसा भी आर्थिक तौर पर दिया जाएगा। और सरकार से मिलने वाली जो भी सहायता राशि है, जो भी नियम है, उसके तहत परिवार की मदद जरूर की जाएगी। लेकिन जिस परिवार का सदस्य इस पूरे घटनाक्रम में मौत हुई है, उस परिवार पर भी दुख का पहाड़ पूरी तरीके से टूटा हुआ है। और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस में भी रोष है और गुस्सा भी है। ऐसे अपराधियों पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा से ये तस्वीर निकलकर सामने ना आए, उसको लेकर भी जो अधिकारी हैं वो अपना मन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके का आलीशान मकान यहाँ पर इस अपराधी के द्वारा बनाया गया, उस मकान में जो पैसा लगाया गया वो आपराधिक रास्ते से कमाया गया, किस तरीके से कमाया गया, उसको लेकर भी जांच की जा रही है। इसकी संपत्ति के बारे में भी जांच की जा रही है, और अगर आपराधिक रास्ते से कमाई गई संपत्ति इकट्ठा की गई होगी तो बिल्कुल अमित, और देखिए जीरो टॉलरेंस नीति का दावा और वादा जो किया जाता है उसे यहाँ पर किस तरीके से अमल में लाया जाए ताकि इन अपराधी और अपराधियों को संरक्षण देने वालों को एक अच्छा सबक, एक अच्छा संदेश मिले। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।